नाज़रीन, एक बिल्कुल नई कहानी चल पड़ी है। 24 घंटे पहले जो यूरोप सरेंडर करने जा रहा था, मैक्रोन और बर्तानिया के जो वज़ीर आज़म है वो ज़ेलेंस्की को लेकर व्हाइट हाउस जाने वाले थे। मिनरल्स डील होने जा रही थी, जंगबंदी होने जा रही थी। वो अब बिल्कुल उल्टी कहानी चल पड़ी है और यूरोप ने इस जंग को जारी रखने का फैसला कर लिया है। यूरोप ने, यानी अमेरिका तो विड्रॉ कर रहा है, तो यूरोप के पास ये ऑप्शन थी कि क्या वो जंगबंदी की तरफ जाएगा या फिर जंग की तरफ जाएगा। अपनी सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को देगा और जंग को जो है वो जारी रखेगा अमेरिका के बगैर। तो पहले ये उड़ती उड़ती खबरें आई कि यूरोप सरेंडर कर रहा है, लेकिन अब जो बहुत बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है, जिसका बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया गया है फ्रांस के सदर की जानिब से, बाकियों की जानिब से, वो ये है कि यूरोप जंग को जारी रखने जा रहा है। और फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने पूरे यूरोप के अंदर न्यूक्लियर डिप्लॉय करने का ऐलान कर दिया है। और जो हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट्स हैं वो यूक्रेन के हवाले किए जा रहे हैं। इंटरनेट वहां पर जो है वो दिया जा रहा है यूक्रेन को, यानी स्टारलिंक तो अमेरिका का है, तो उसी तरह का जो इंटरनेट है वो फ्रांस की कंपनीज जो है वो देने जा रही हैं। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो इकोनॉमिक सपोर्ट है वो यूरोप देने जा रहा है, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूरोप देने जा रहा है। यानी अमेरिका के बगैर यूरोप अपने दम के ऊपर इस जंग को जो है वो आगे जारी रखने का उसने फैसला कर लिया है। और रशिया ने इसको इंतहाई खतरनाक अमल करार दिया है। रशिया ने इसे आलमी जंग करार दिया है कि अगर यूरोप ये फैसला कर रहा है तो ये आलमी जंग की तरफ मामला लेकर जाएगा। अमेरिका में हलचल है कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक से क्या हो रहा है। तो ट्रंप इंतजामिया ने ज़ेलेंस्की की जो ओपोनेंट्स हैं, यानी अपोजिशन है यूक्रेन की, उनके साथ टॉक शुरू कर दी हैं। ज़ेलेंस्की को रिप्लेस करने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अमेरिका ने बाकायदा टॉक्स ऑपोजिशन से शुरू कर दी हैं, तो ज़ेलेंस्की इस तरह खतरे में आ चुके हैं। और इधर मिडल ईस्ट की सूरत हाल यह है कि इजराइल मुसलसल गजा पर हमले की धमकियां दे रहा है। साथ जो उसके घिनौने मंसूबे हैं शाम में वो भी जारी हैं। शाम में उसकी फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। पीकेके का मामला है वो अपनी जगह पर मौजूद है। फिर इसके साथ ओआईसी हरकत के अंदर आ गई है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जेनेवा फोर्थ कन्वेंशन होने जा रही थी फलस्तीन के हवाले से। ओआईसी ने उसका बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। ये ओआईसी की जानिब से बायकॉट क्यों किया गया है, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया एक ऐसे मरहले से गुजर रही है कि जिसमें हर रोज एक नई और पेचीदा कहानी है, जिसमें डबल गेम्स हो रही हैं, जिसमें ममालिक एक दूसरे को डबल क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें सीक्रेट डील्स हो रही हैं, जिसमें कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। इवन सेंचुरीज एंड डेकेड्स के जो रिलायबल इत्तेहादी हैं वो भी अब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका जो इतना पुराना अलायंस है वो भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जब इनके साथ शेयर ना की जाए। सीक्रेट डील्स हो रही हैं, कौन सा मुल्क किस मुल्क के साथ क्या बात कर रहा है सीक्रेट में, उसके ऊपर सबको डाउट्स हैं। पब्लिकली कोई और बात की जाती है, लेकिन सीक्रेट में बहुत सारी डील जो है वो की जा रही है। तो सिचुएशन बेसिकली जो है वो अनस्टेबल है और वोलाटाइल है। वहां यूरोप में जो आलमी जंग का खतरा है वो ना टल सका है, और ना मिडिल ईस्ट के अंदर जो इलाकाई जंग का खतरा है वो किसी तौर पर टल सका है। प्रपोजल्स आते रहते हैं, कभी अरब प्लान है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन क्या सब ने फैसला कर लिया है? क्या ये कंसेंसस हो चुका है कि पीस की तरफ जाना है? क्या ये कंसेंसस हो चुका है कि परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना है? तो ये कंसेंसस नहीं हुआ है और वो इजराइल यानी उसके ऊपर किसी तौर पर माना नहीं है। तो इसलिए वो जंग का जो खतरा है, जो बटन दबने का खतरा है, वो किसी तौर पर टला नहीं है। अब हम जरा आगाज मिडिल ईस्ट से करते हैं और हमास से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। हमास ने जो ट्रंप की धमकी है कि फलस्तीनी गजा को इवैक्यूएट कर दें, हमास सरेंडर कर दे, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और किसी तौर पर इसको मानने से इनकार कर दिया है। हमास टू ट्रंप, नो हॉस्टेज रिलीज विदाउट सीज फायर। हमास डिसमिस्ड ट्रंप्स लास्ट वार्निंग, जो ट्रंप ने कहा था कि ये मेरी आखिरी धमकी है, इंसिस्टिंग इट वुड ओनली फ्री द रिमेनिंग इजरायली प्रिजनर्स इन एक्सचेंज फॉर अ परमानेंट सीज फायर। उन्होंने कहा जो हमारी पहले डिमांड है वही अब डिमांड है, जब तक परमानेंट सीज फायर जो है वो अनाउंस नहीं किया जाता हम बाकी कैदी रिहा नहीं करेंगे। दे एक्यूज ट्रंप एंड नेतन्याहू ऑफ ट्राइंग टू बैक आउट ऑफ द जनवरी सीज फायर डील व्हिच टायर्ड प्रिजनर रिलीज टू इजराइल्स विड्रॉल। और हमास ये कह रही है कि ट्रंप अपने किए हुए वादे से, किए हुए एग्रीमेंट से खुद पीछे हट रहा है, क्योंकि जो जनवरी के अंदर डील हुई थी उसमें ये सारी चीजें तय हो चुकी थी। परमानेंट सीज फायर होना था, कंप्लीट विड्रॉल होना था, सारे कैदी रिहा होने थे, लेकिन ट्रंप जब वो इससे पीछे हट रहा है
तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर ट्रंप, जिसको वो कह रहा है कि मेरी आखिरी धमकी है, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, ना ही जो ट्रंप का फलस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट वाला प्लान है वो काबिल अमल है, ये कभी काबिल अमल नहीं हो सकता, और ना ही हमास इस तरह की धमकियों से प्रेशराइज होने वाली है। ठीक है, हमास इस तरह से कोई सरेंडर करने जा रही है, इस तरह से प्रेशराइज होने जा रही है। तो बात सिर्फ यह है कि ये जो ट्रंप साहब बार बार धमकियां लगा रहे हैं, हर चौथे दिन इस तरह की धमकी आ जाती है, और अब तो कह रहे हैं कि ये लास्ट उनकी वार्निंग थी और उसके बाद पता नहीं वो क्या करेंगे। तो इसका मकसद क्या है, क्या इसके पीछे के क्या उनके मंसूबे हैं, ये तो किसी तौर पर अमल दरामद होता हुआ इस पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके ऊपर तो किसी तौर पर यह बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि इलॉजिकल सी चीज है, इसको एग्री किया ही नहीं जा सकता है। अच्छा, इसी दरमियान जो इजरायली आर्मी चीफ जो नया आया है वो धमकियां लगा रहा है, मुसलसल धमकियां लगा रहा है, और वो मुसलसल मुख्तलिफ फ्रंट्स का जाके दौरा भी कर रहा है। ये जो नया आर्मी चीफ है इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट है। आप ये समझे कि बेन गवीर और समुद्रत जो है वो उन जैसा एक बंदा जो है वो आर्मी चीफ बन गया है। चीफ ऑफ स्टाफ मेट विद द हेड्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज इन द साउथ, यानी गजा और सदरन कमांड जो है यहां पर आकर उसने मुलाकातें की हैं। वी मस्ट रिजॉल्व द बैटल अगेंस्ट हमास एंड प्रिपेयर टू रिटर्न टू फाइटिंग। हमें फिल फॉर जो है वो जंग की तरफ जो है वो वापस आना होगा और हमास को जो है वो खत्म करना होगा। इसी दरमियान एक और काम हो रहा है, मिस्र से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मिस्र ये कह रहा है कि हमारे यहां तो बात चल रही है, हमारी तो अमेरिका के साथ टॉक्स हो रही हैं सेकंड फेज के लिए। जरा देखिए इजिप्ट के जो सोर्सेज हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। टॉक्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजिप्ट एड्रेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। गजा को रूल कौन करेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा आफ्टर द वॉर एंड्स, जब जंग खत्म हो जाएगी। एंड द नेम्स ऑफ दोस हु वुड गवर्न द टेरिटरी, बकायदा नाम हम तो डिस्कस कर रहे हैं। द डिस्कशंस कंक्लूडेड पॉजिटिवली, जो टॉक्स थी बड़े जबरदस्त तरीके से कंक्लूड हुई, एंड इंडिकेट एन इमिनेंट ट्रांजिशन टू द सेकंड फेज ऑफ द गाजा सीजफायर एग्रीमेंट। और टॉक्स में यह बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि हम दूसरे फेज में दाखिल होने जा रहे हैं। वो दूसरा फेज जिसमें मुकम्मल जंगबंदी है, जिसमें कंप्लीट विड्रॉल है। इजिप्ट कह रहा है कि हम तो वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं जो हम डबल गेम्स, डबल क्रॉस, मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं और पेचीदा सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो इजराइल जो है ना, जहां अमेरिका और यूरोप में मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है, अमेरिका यूरोप के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा और यूरोप अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। आपको पता है पिछले दिनों की कल की यह खबर है, परसों की, बर्तानिया में ये डाउट्स पाए जा रहे हैं कि वो जो चीज ट्रंप के साथ शेयर कर रहे हैं, ट्रंप वो प्यूटन के साथ शेयर कर सकता है। तो ये, और उधर आप देखें अमेरिका ने तो बाकायदा तौर पर इनके साथ इंटेलिजेंस शेयर करने से इनकार कर दिया, साइबर सिक्योरिटी का कवर जो है वो हटा दिया यूरोप से। तो जो वहां मिसट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के अंदर भी मिसट्रस्ट पाया जाता है। वो कि वो अपनी स्टेटमेंट्स में इसका इजहार नहीं करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाया जाता है। क्योंकि आप देखिए, कहीं धमकियां अमेरिका से आती हैं और इजराइल को कहा जाता है हम साथ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। फिर अमेरिका जो है वो इजराइल को बताए बगैर हमास के साथ जाकर डायरेक्ट टॉक्स कर रहा है। कभी जो स्टीव विटकॉफ हैं वो इजराइल को बताए बगैर गजा में चले जाते हैं और हमास के लीडर्स के साथ जाकर वहां पर मिलते हैं, और इजराइल को कुछ नहीं पता कि स्टीव विटकॉफ गजा में गए थे, हमास के लीडर के साथ उन्होंने क्या बात की थी। तो एक तरफ धमकियां हैं, लेकिन हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स, और अब मिस्र में कि जी हम तो सेकंड फेज डिस्कस कर रहे हैं, तो चीजें काफी मशकूक हो जाती है। और इजराइल में डाउट्स हैं, वहां पर यह बहस इस वक्त है कि अमेरिका कर क्या रहा है। लेकिन यूरोप का तो क्लियर है ना कि यूरोप तो उस तरह से इजराइल की सपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये तो अमेरिका ही है जो हर तरह से उनको सपोर्ट दे रहा है। तो इजराइल में डाउट्स हैं कि भाई क्या अमेरिका वाकई पूरी तरह से, या कहीं ये डबल क्रॉस और कुछ ना कुछ दरमियान में हो रहा है। क्योंकि याद रखें, यूएस अपने नेशनल इंटरेस्ट को रीडिजाइन कर रहा है, रीराइट कर रहा है, और उसमें जो उसके पहले वाले इत्तेहादी हैं अब उसके उतने जरूरी इत्तेहादी नहीं रहे हैं। तो इजराइल के हवाले से भी वो चीजों को रीराइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। तो देखते हैं कि हम सेकंड फेज की तरफ जाते हैं या जंग की तरफ जाते हैं। ये आने वाले 2-4 दिन जो है इस बारे में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ओआईसी हरकत के अंदर आई है और ओआईसी ने जनेवा कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही थी उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है, बॉयकॉट कर दिया है। जनेवा कॉन्फ्रेंस ऑन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन लैंड्स एट रिस्क एमिड बॉयकॉट्स, एंड ओआईसी ने इसको कर दिया है। बाकी मालिक भी ओआईसी के बाद जो है वो कर सकते हैं। अब ये मामला क्या है? मामला नाज़रीन ये है
कि फलस्तीन के ऊपर स्पेशली ये जनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जा रही थी और ये काफी अवेटेड कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, लेकिन इसमें हुआ ये है कि स्विट्जरलैंड ने जो मतलब होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि इसमें फॉल्सिफाइड जो एलिगेशंस है वो पैलेस्टाइन के ऊपर लगाए गए, इजराइल की हिमायत की गई है और फलस्तीन के ऊपर जो इल्जामात हैं वो लगाए गए हैं कि हमास ने इस तरह से आकर अटैक किया। वो सारी चीजें जो इजराइल का नैरेटिव है 7 अक्टूबर के हवाले से कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया, ये किया, वो किया, और जो कैजुअलिटीज इधर हुई हैं, जो शहादतें इधर हुई हैं, उसका कोई नाम ही नहीं है और एक पूरा पॉलिटिसाइज उन्होंने करने की कोशिश की है। तो इसके एहतजाज के ऊपर जो है ओआईसी ने इसका बायकॉट कर दिया है। अच्छा, इसी दरमियान कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुए और अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोब स्टूडेंट फॉर क्रिटिसाइजिंग इजराइल। तो ये ट्रंप के इस तरह के जो ऑर्डर्स है ना, ये मजीद अमेरिका के अंदर आप कह लें कि तलखी ही इससे पैदा होगी, उनका अपना सिस्टम थ्रेटन होगा। ट्रंप ने कहा कि जो भी इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में मुजाहरा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कोलंबिया के अंदर उसके बावजूद प्रोटेस्ट हुआ, अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। तो क्या इस तरह की कार्रवाइयां स्टूडेंट्स को रोक सकती हैं? भाई वो खुद पढ़ाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और पूरी दुनिया के ऊपर प्रचार करते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर लेक्चर देते हैं। तो ये ठीक है, इजराइल के हक में वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये काबिल अमल होने वाली नहीं है, बल्कि इससे और बड़ी तहरीक जो है वो शुरू हो सकती है। खैर, अब हम जरा डिस्कस करते हैं यूरोप को। नाज़रीन, एक तो यूरोप मुकम्मल कंफ्यूजन का शिकार है, जहां वो रूस की बर्तरी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और कभी वो सोचता है कि वाशिंगटन के बगैर वो जंग को जारी नहीं रख सकते। तो इसलिए भलाई इसी में है और वक्त का तकाजा ये है, ग्राउंड रियलिटीज अब ये हैं कि हम अपने वो माजी को भूलें कि बरतानिया एक ऐसी किंगडम थी कि उसकी जो राज है उसमें सूरज गरूब नहीं होता था, और फ्रांस भी भूल जाए कि वो एक इतनी बड़ी कॉलोनी रहा है, और पुर्तगाल और बाकी भूल जाएं। आज की ग्राउंड रियलिटीज को समझे कि वो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है, तो इस जंगबंदी को जो है वो कबूल कर लिया जाए। ये कहीं ना कहीं उनमें डिस्कशन होती है, लेकिन फिर साथ ही वो एरोगेंस सामने आ जाती है कि कैसे कबूल कर लें, 500 साल हमारी हुक्मरानी है और अब हमारे फैसले जो है वो मॉस्को के अंदर होंगे, वाशिंगटन के अंदर होंगे, और इस तरह से हमें ह्यूमिलिएट भी किया जाएगा, तो हम इसको किस तौर पर कबूल नहीं करते। तो वो एरोगेंस जो है ना, वो बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज उनको देखने नहीं दे रही है। तो अब जो बहुत ही खतरनाक फैसला यूरोप से सामने आ रहा है और जिसके मुताबिक यूरोप ने यूक्रेन की जंग को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है, ये एक और हिस्ट्री का बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां से होने जा रहा है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एक गैर मामूली टीवी स्पीच की है और अपनी कौम से खिताब किया है, और इस खिताब के अंदर उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब इस जंग को फ्रांस लीड करने जा रहा है। यानी पहले इस जंग को वाशिंगटन लीड कर रहा था, वाशिंगटन तो विड्रॉ कर गया है, अब इसको फ्रांस लीड करने जा रहा है। बाकी सब साथ हैं, फ्रांस इसको जो है वो लीड करने जा रहा है और सारी जो सपोर्ट है वो देगा। और साथ फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो न्यूक्लियर डिप्लॉय करने जा रहा है पूरे कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरे यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रांस अपने जो न्यूक्लियर है वो डिप्लॉय करने जा रहा है। मैं कुछ गैर मामूली जो स्टेटमेंट्स हैं, वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूं। यूरोप इज प्रिपेयरिंग टू कंटिन्यू द वॉर विद रशिया एंड रिप्लेस द रोल ऑफ द यूएस इन यूक्रेन। जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका का जो रोल है उसको रिप्लेस करने जा रहा है यूरोप। मैक्रोन कॉल्ड ऑन द फ्रेंच पीपल एंड टोल्ड देम द होमलैंड नीड्स यू एंड योर कमिटमेंट। ये आलमी जंग से पहले या किसी बहुत बड़ी जंग से पहले इस तरह की बातें की जाती है। कौम से खिताब किया गया है गैर मामूली, और मैक्रोन क्या कह रहे हैं लोगों से, फ्रांस के लोगों से, कि द होमलैंड नीड्स यू एंड योर कमिटमेंट। नीड्स यू से क्या मुराद है? फौजी मांगे जा रहे हैं ना, मतलब मुराद यही है कि जब आप फौज को भेजते हैं तो इसी तरह की कमिटमेंट उनसे मांगी जाती है, इस तरह की मोटिवेशन उनको दी जाती है। अब लड़ाई यूक्रेन में हो रही है, फ्रांस के सदर जो है वो फ्रांस के लोगों को कह रहे हैं कि होमलैंड को, वतन को तुम्हारी जरूरत है, जंग तो यूक्रेन में हो रही है। फ्रांस विल फॉलो ओनली वन कोर्स, दैट द विल फॉर पीस एंड फ्रीडम, फेथफुल टू आवर हिस्ट्री एंड इट्स प्रिंसिपल्स, द होमलैंड्स नीड यू एंड योर कमिटमेंट। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी हिस्ट्री, डिग्निटी, ये वो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और फिर उन्होंने कहा जो हमारा डिफेंस बजट है वो $50 बिलियन से $90 बिलियन जो है वो हम इसको करने जा रहे हैं। बहुत मेजर शिफ्ट होने जा रहा है। और फिर जो फ्रेंच कंपनी है वो स्टारलिंक की जगह अपना जो इंटरनेट है वो वहां पर लगाने जा रही है, डिप्लॉय करेगी 40,000 कम्युनिकेशन टर्मिनल्स। 40,000 कम्युनिकेशन टर्मिनल्स जो है वो यूक्रेन में डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके साथ यूरोप ने प्लान कर लिया है
के 120 फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने जा रहे हैं टू सिक्योर द स्काइज ओवर द कीव एंड वेस्टर्न यूक्रेन फ्रॉम रशिया अटैक्स। ये 120 फाइटर जेट्स वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं। यूरोप इज डेवलपिंग अ नॉन नेटो प्लान टू डिप्लॉय 10,000 ट्रूप्स, 10,000 ट्रूप्स जो है ऑन ग्राउंड इन यूक्रेन वो डिप्लॉय करेंगे। ये जंगबंदी के बाद नहीं, जंग के दरमियान 10,000 ट्रूप्स, 120 जंगी हथियार। दिस इनिशिएटिव विल बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ नेटो। ये नेटो से हट कर जाएगा क्योंकि नेटो तो फिर फारिग हो गया ना। अच्छा, इसके साथ जो उर्सुला है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, वो कह रही हैं कि $800 बिलियन, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और यूरोप फेस्ड अ क्लियर थ्रेट एंड फॉर दिस पर्पस EU रीआर्मामेंट प्लान। बेसिकली जो कुछ हो रहा है, आप इसको यूं ही कह सकते हैं कि जो यूरोप ने अमेरिका के ऊपर इत्तेफाक कर लिया था कि अमेरिका ही उनको डिफेंड करेगा, तो यूरोप अपने आप को रीआर्म करने जा रहा है। यानी जो हथियार उन्होंने डाल दिए थे अमेरिका की वजह से कि अमेरिका है तो अब जरूरत क्या है, तो वो अब हथियार दोबारा से उठाने जा रहे हैं। यानी जो पिछली सेंचुरी का यूरोप था वो यूरोप अब लौट रहा है। इमैनुअल मैक्रोन सेज यूरोप मस्ट बी रेडी टू डिफेंड यूक्रेन विदाउट यूएस असिस्टेंस। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं 3 बिलियन यूरोस हम यूक्रेन को फौरी तौर पर देने जा रहे हैं। अब ये तमाम की स्टेटमेंट सुनते जाइए। यूके कह रहा है कि 30 मिलियन पाउंड्स के एक उन्होंने मुआहदा भी किया है जिसमें यूक्रेन को अटैक ड्रोन जो है वो दिए जाएंगे 30 मिलियन पाउंड्स के। फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यूरोप मस्ट इंक्रीज इट्स एफर्ट रिगार्डिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जर्मनी डिफेंस मिनिस्टर, वी विल वर्क टू इनहैंस सपोर्ट provided to Ukraine. Ukraine Defense Minister, we are looking for alternatives after Washington stopped intelligence exchange with us. हम अल्टरनेटिव देख रहे हैं, अमेरिका ने तो अपनी इंटेलिजेंस रोक दी है, अब हमें इंटेलिजेंस कौन देगा। पोलैंड एंड बाल्टिक नेशंस वेलकम मैक्रॉन्स न्यूक्लियर डेटरेंट। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट ये इसको वेलकम कर रही हैं कि फ्रांस ने बड़ी अच्छी बात की है। एंड ये वाली लाइन सुनिएगा, वन कैन कंक्लूड दैट, इससे बिल्कुल वाज़ेह नतीजा निकाला जा सकता है, फ्रांस थिंक्स more about war, about continuing the war, he said during a regular call with journalists. कि बिल्कुल वाज़ेह बात है कि फ्रांस और बाकी सारे ममालिक जो है वो जंग को जारी रखने की तरफ जा रहे हैं, इसका फैसला कर चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोपीय यूनियन लीडर्स होल्ड टॉक्स टू बूस्ट मिलिट्री बजट। लिथुआनिया विड्रॉज फ्रॉम क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन साइटिंग रशियन थ्रेट। अब आप देखिए ना, ये आलमी जंग की तरफ मामला जो है वो जा रहा है, जो ऑलरेडी इस दहाने के ऊपर खड़ा हुआ था। आप याद करिए, जब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे थे तो हम बार बार यही बात, रोजाना यही बात हो रही थी, आलमी जंग। दरमियान में कहीं वो मामला थम गया, और वो थमा क्यों? आप वन लाइनर देखिए, वो थमा क्यों? कि यूक्रेन की जंगबंदी होने जा रही है। तो यूक्रेन की जंगबंदी नहीं होने जा रही है, तो फिर हम दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आ गए। वो जो दरमियान में कहीं थम गई थी सूरत हाल, वो सिर्फ इस वजह से कि जंगबंदी होने जा रही है, जो कि यूरोप ने मानने से इनकार कर दिया। अब आप देखिए ना, ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, इनका जिस तरह बेलारूस के साथ मुआहदा था कि फलां म्यूनिशंस और क्लस्टर बॉम्ब्स ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे या इनकी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो उस मुआहदे से निकल रहे हैं। आप जरा इस बात को समझिए, पीछे एक थॉट तो है ना। थॉट क्या है? डिफेंस बजट बढ़ाने की, इस तरह के जो मुआहदे, पीसफुल मुआहदे, उससे निकलने की। अब वो उन्होंने मुआहदा खत्म कर दिया, यानी क्या कि वो खतरनाक बॉम्ब्स बनाएंगे। तो किस लिए बनाए जा रहे हैं? NATO leaders to discuss in London next week the military capabilities required to the coalition of willing in Ukraine. वो coalition of willing जो है ना, वो एक इस तरह का अलायंस होता है कि आप आरजी किसी मतलब एक खास स्पेसिफिक टाइम के लिए एक अलायंस बना लेते हैं कि भाई एक पर्पस है, उसके लिए जितने लोग अपनी मर्जी से विलिंगली उसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि नेटो भी फारिग हो चुका है, यूरोप सारा इकट्ठा नहीं है। ये कोalition ऑफ विलिंग क्यों बन रही है? नेटो फारिग हो चुका है, यूरोपीय यूनियन सारी मुत्तहद नहीं है, यूरोप के सारे ममालिक मुत्तहद नहीं है। हंगरी कहीं और खड़ा है, स्लोवेकिया इस जंग को सपोर्ट नहीं करता है, इवन इटली का रुझान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है, एक दो और ममालिक हैं। तो यूरोप पूरी तरह से मुत्तहद नहीं है, तो वो इसको कोalition ऑफ विलिंग बना रहे हैं। फ्रांस, बरतानिया, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, जर्मनी, ये सारे मिलकर, यानी ये काफी ज्यादा ममालिक जो है वो बन जाएंगे। इसको कोalition ऑफ जो है वो विलिंग का नाम बेसिकली दिया जा रहा है। एक टर्म है जो एक पुरानी बहरहाल इस्तेमाल होती है। तो यूरोप से क्या वन लाइनर आज सामने आ रहा है कि यूरोप जंग को कंटिन्यू रखने जा रहा है। अब अगला सवाल यह है कि ठीक है, यूरोप ने यह फैसला तो कर लिया कि वो जंग को कंटिन्यू रखने जा रहा है, क्या वो इसको कंटिन्यू रख सकता है? यानी फैसला हो गया। अब अगला सवाल यह है कि क्या यूरोप में ये कैपेबिलिटी है? तो डाउट्स, देयर आर डाउट्स।
यूरोप की कैपेबिलिटी के ऊपर के वो इस जंग को जारी रख सकेगा, बल्कि ये बदतरीन उनका फैसला साबित होगा, एक खतरनाक फैसला साबित होगा। एक तो ये एक मेजर वॉर छेड़ सकता है, दूसरा यूरोप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। 2-3 बड़ी वजूहत देखिए, अमेरिका तो सबसे सुपीरियर है ना, अमेरिका के वेपन सबसे सुपीरियर है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी सबसे सुपीरियर है। अगर उनके सुपीरियर वेपन्स रशिया के वेपन्स को नहीं हरा सके तो यूरोप के तो वो वेपन ही नहीं है। अमेरिका की इतनी बड़ी इकॉनमी अगर बेड़ा गर्क हो गया है अगर इस जंग से, तो यूरोप की तो इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है कि वो इसको सपोर्ट कर सके। तो जो ही वो पैसे देंगे यूक्रेन को, यूरोप के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, पॉलिटिकल क्राइसिस और बढ़ेगा। आप देखिए वहां पर इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन का इशू है, इकोनॉमीज रिसेशन के अंदर हैं, मिडिल ईस्ट के पास आकर वो इन्वेस्टमेंट्स मांग रहे हैं, और यूरोपियन सोसाइटी बिल्कुल वो यूक्रेन जंग के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यूक्रेन जंग का एक और असर यूरोप के ऊपर यह पड़ा है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो यूक्रेनियंस हैं वो सारे यूरोप के अंदर आ गए। जैसे मिडिल ईस्ट की जंगों से ये सारी इमिग्रेशन वहां पर हुई, तो यूक्रेन की जंग से बहुत बड़ी लाखों की तादाद के अंदर वो सारे यूरोप में आ गए, तो उनका भी मसला है। तो यूरोपियन सोसाइटी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, ऊपर से लग गए अमेरिका के टैरिफ, तो फिर क्या होगा। तो ये एक एरोगेंस के अंदर बेसिकली किया गया फैसला है इस बात के ऊपर कि रशिया को कैसे मान लें, रशिया को फातेह कैसे मान लें, बस इसके ऊपर ये किया गया फैसला है। लेकिन इसमें वो कामयाब मतलब ये फतह नहीं होगी, उल्टा बड़ी जंग छिड़ जाएगी, फतह का इसमें सवाल नहीं पैदा होता। अलबत्ता यूरोप में ये फिर दूसरी चीजें भी हैं कि वो सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका मिनरल्स भी लेकर जा रहा है, अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज भी नहीं दे रहा ना यूरोप को ना यूक्रेन को, फिर साथ कह रहा है ग्रीनलैंड भी लेगा जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो फिर हमें क्या बचा अगर जंगबंदी कर लेते हैं, हमें क्या बचा, मिनरल्स भी गए, नुकसान भी हो गया और ह्यूमिलिएशन भी हो गई, तो उसके बाद क्या। और नई जो दुनिया बन रही है उसमें तो अमेरिका हमसे पूछ ही नहीं रहा। तो हमें कुछ ना कुछ अपनी डेटरेंस शो करनी है कि वी आर समथिंग, हम इस जंग को लीड करेंगे और मतलब अपने बलबूते के ऊपर आगे चलेंगे। अब वो यूरोपियन ये भी सोच रहे हैं ना कि अगर $500 बिलियन अमेरिका लेकर जा रहा है तो ये हम क्यों नहीं ले सकते, और ये $500 बिलियन से ज्यादा $1 ट्रिलियन भी हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जितने पैसे हमारे इस जंग के ऊपर लगेंगे वो तो मिनरल्स की सूरत में हमारे पास आ जाएंगे। और अगर अमेरिका को मिनरल्स की जरूरत है तो यूरोप के पास कौन सा मिनरल्स हैं, यूरोप के सबसे ज्यादा मिनरल्स तो यूक्रेन में हैं, तो उनको भी मिनरल्स चाहिए। अगर उनको दुनिया में आगे तरक्की करनी है तो उनको वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, वो मिनरल से आएगी। तो इसलिए इन तमाम चीजों के ऊपर वो सोच रहे हैं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं। रशिया का बड़ा सख्त स्टांस आया है, मैक्रॉन्स न्यूक्लियर रेटोरिक इज अ थ्रेट टू रशिया, मैक्रॉन स्पीच फाइनली रिवील्स हु इज लीडिंग द वॉर पार्टी टुडे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा कि मैक्रॉन की स्पीच ने वाजे कर दिया है कि आज जंग को लीड करने वाली पार्टी कौन सी है, वाशिंगटन तो नहीं है, आज की जंग को जो लीड कर रहा है वो फ्रांस है। वी विल टेक मैक्रॉन स्टेटमेंट ऑन न्यूक्लियर वेपन्स इनटू अकाउंट इन आवर डिफेंस प्लान्स, हम इसको मद्देनजर रखकर अब प्लान्स बनाएंगे और इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वी हैव नेवर थ्रेटन्ड फ्रांस, हमने कभी फ्रांस को धमकी नहीं दी, एंड हेल्प्ड, ये लाइन देखिएगा, टू डिफेंड इटसेल्फ इन 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड मैक्रॉन स्टेटमेंट आर अ थ्रेट टू अस। हमने फ्रांस का क्या बिगाड़ा है, हमने फ्रांस को 2 आलमी जंगों के अंदर सपोर्ट किया, कभी फ्रांस को धमकी नहीं लगाई। तो फ्रांस हमें धमकियां लगा रहा है, न्यूक्लियर की धमकियां लगा रहा है, हम इसको इस स्टेटमेंट को इस तरह से जाने नहीं देंगे, इस थ्रेट को इस तरह से जाने नहीं देंगे। और ये सारे प्लान्स रशिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट्स हैं, ये रशिया ने बात की है। उधर अमेरिका में सोच है कि भाई हमें तो मिनरल्स ले रहे थे और सारी चीजें हम तय कर रहे थे, अब ये यूरोप दरमियान में से उठ खड़ा हुआ है, तो क्या किया जाए। तो खबर यह है, ट्रंप एलाइज सीक्रेटली मीट ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन ओपोनेंट्स, ज़ेलेंस्की के जो अपोजिशन है उसके साथ बातचीत सीक्रेटली शुरू हो गई है, यानी ज़ेलेंस्की को रिप्लेस करके वो अपना हामी जो बंदा है वहां पर लाने जा रहे हैं। लेकिन फिर यूरोप क्यों लाने देगा उनको, तो ये तलखी बेसिकली यूरोप और अमेरिका में बढ़ेगी। ज्यादा पेचीदा खतरनाक सूरत हाल हो गई है और पल पल ये सूरत हाल बदल रही है। फिलहाल हम इस जगह पर खड़े हैं, देखते हैं कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। आपने राय जरूर आगाह करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच के जाए। अल्लाह हाफ़िज़।